हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ को। पार्ट 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग। सीमांत लागत तकनीक प्रबंधन को किस चीज़ में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मेक और बाई डिसीजन, टू एक्सेप्ट फ्रेश ऑर्डर्स एट लो प्राइस। ये तीनों होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग किसी भी उत्पाद की कीमत को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। कंपनी प्रोडक्ट को खरीद करके बेचेगी या फिर कंपनी में बना करके उसके बाद बेचेगी, ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। प्लस किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसके लिए भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को हिंदी में हम लोग सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट अगर एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। दूसरा क्या है, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि जितना भी विक्रय हो रहा है कुल लागत के बराबर हो रहा है। तो आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट हो गया। तीसरा है कि सेल्स कर्व कट्स टोटल कॉस्ट लाइन, यानी कि जो विक्रय वक्र है वो कुल लागत वक्र को काटती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेल्स और टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। गतिविधि आधारित लागत किस पर आधारित होता है। यूजेज अ वाइड प्लांट वॉइड ओवरहेड रेट टू असाइन ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लांट वाइड ओवरहेड रेट यूज़ करती है। इट इज़ एक्सपेंसिव नॉट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, यानी कि लागू करने में ये महंगा नहीं होता है। टिपिकली अप्लाइज ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स, आमतौर पर प्रत्यक्ष श्रम घंटों का उपयोग करके ऊपरी लागत को लागू करती है। यूजेज मल्टीपल एक्टिविटी रेट्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जब हम लोग ABC टेक्निक का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने भी टाइप के एक्टिविटीज़ फैक्ट्री में हो रहे हैं, जितने भी टाइप के एक्टिविटीज़ कंपनी में हो रहे हैं, उसके आधार पर ओवरहेड्स को यूज़ किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसलिए इसमें मल्टीपल एक्टिविटी रेट्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, असाइनिंग ओवरहेड यूजिंग ABC ऑफन। नियत ओवरहेड अक्सर ABC का उपयोग करके, जब ABC टेक्निक का यूज़ किया जाता है तो उसमें ऊपरी व्यय का वितरण किस हिसाब से होता है। शिफ्ट ओवरहेड कॉस्ट फ्रॉम हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। ओवरहेड लागत को उच्च मात्रा वाले उत्पादों से कम मात्रा वाले उत्पादों पे हस्तांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जो हाई वॉल्यूम के प्रोडक्ट होंगे पहले उस पर ओवरहेड को असाइन किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके जो लो वॉल्यूम प्रोडक्ट होंगे वहाँ तक ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंटिंग द प्रोडक्ट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्टिविटी लेवल ग्रुप्स। उत्पाद को पेंट करना किस गतिविधि स्तर समूह का एक उदाहरण है। तो ये है आपका यूनिट लेवल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लांट डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्टिविटी लेवल ग्रुप। संयंत्र मूल्य ह्रास किस गतिविधि स्तर समूह का उदाहरण है। तो ये है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द कूपर कपलान रूल ऑफ वन रिफर्स टू द फॉलोइंग। कूपर या कपलान एक का नियम किसको संदर्भित करता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि इफ़ ओनली वन आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्टिविटी कॉस्ट पुल देन द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड। कोई भी ऐसा आइटम है जिसमें सिर्फ सिंगल एक्टिविटी कॉस्ट पुल है तो उसे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोल देते हैं। यदि गतिविधि लागत मूल पुल द्वारा केवल एक आइटम का प्रतिनिधित्व किया जाता है तो ऐसी लागत को हम लोग निश्चित लागत या स्थिर लागत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम वुड प्रोबेबली प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेज। गतिविधि लागत आधारित प्रणाली संभवतः उपयोग किए जाने वाले कौन से संगठनों को अधिक लाभ प्रदान करती है। तो जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करते हैं उनको ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ ट्रेडिशनल प्रोडक्शन वॉल्यूम बेस्ड ओवरहेड एलोकेशंस आर मेड रेदर देन एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन। जब गतिविधि आधारित आवंटन की बजाय पारंपरिक उत्पादन मात्रा आधारित ओवरहेड आवंटन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, द यूनिट कॉस्ट ऑफ हाई वॉल्यूम एंड लार्ज साइज प्रोडक्ट टेंड टू बी ओवर स्टेटेड, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लागत लगने वाली या प्रोडक्ट का साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे ओवरहेड ज़्यादा लगाया जाता है। वाइल द यूनिट कॉस्ट ऑफ लो वॉल्यूम प्रोडक्ट एंड स्मॉल प्रोडक्ट टेंड टू बी अंडर स्टेटेड, यानी कि जहाँ पे कम मात्रा वाले या छोटे उत्पाद होंगे वहाँ पे इकाई लागत को कम लगाए जाएंगे, और अगर हाई वॉल्यूम के प्रोडक्ट हैं, लार्ज साइज़ के प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पर ओवर स्टेट किया जाएगा। एलोकेशन इस तरीके से किया जाता है ट्रेडिशनल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग द फॉलोइंग इक्वेशन वुड बी यूज्ड। प्रक्रिया लागत की भारित औसत पद्धति का उपयोग करके उत्पादन की समतुल्य इकाइयों की गणना करने के लिए कौन से समीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होता है आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड
इसको ऐड करेंगे प्लस इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ एंडिंग वर्क इन द प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जितना यूनिट कंप्लीट हुआ है प्लस जिसको दूसरे जॉब पे ट्रांसफ़र किया गया है ये लिखेंगे, प्लस इसमें क्या करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ एंडिंग वर्क इन द प्रोसेस। लास्ट में कितना WIP है उसको ऐड कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कन्वर्जन कॉस्ट आर द सम ऑफ। कन्वर्जन कॉस्ट किसका सम होता है? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट का सम ऑफ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 अ प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट। एक उत्पादन लागत रिपोर्ट किस चीज़ को बताती है? तो ये बताती है प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ डिपार्टमेंट। किसी भी विभाग की उत्पादकता के मूल्यांकन के लिए एक आधार प्रदान करती है। तो वहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना लागत हुआ, तो उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज़ नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या समानता नहीं है? तो जो उनके बीच में ओवरहेड का असाइनमेंट किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके लागत के तरीके दोनों में अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अप्लाइज व्हेन स्टैंडर्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑपरेशंस। यानी कि कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जब परस्पर संचालन की एक श्रृंखला के तहत कोई मानक सामान का उत्पादन किया जाता है? तो उस समय पे प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। इंटरकनेक्टेड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस से गुजरा, फिर दूसरे प्रोसेस से गुजरा, फिर तीसरे प्रोसेस से गुजर करके तब जा करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो आप रॉ मटेरियल एक बार लेके जाते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के लिए वो रॉ मटेरियल हो जाता है, फिर वो दूसरे प्रोडक्ट का जो फिनिश्ड गुड होगा वो तीसरे के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है। तो ये इंटरकनेक्टेड ऑपरेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेलेवेंट टू प्रोसेस कॉस्टिंग बट नॉट टू जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कॉस्टिंग को प्रोसेस करने के लिए प्रासंगिक है लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए प्रासंगिक नहीं है? तो ये है आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पॉइलेज शुड नॉट अफेक्ट द रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकृति का माल सूची को दर्ज करने वाली लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जो एबनॉर्मल स्पॉइलेज होते हैं क्योंकि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इससे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अ सेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट विच शोज द फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स थ्रू वेरियस प्रोड्यूसिंग एंड डिपार्टमेंट इज यूजली लेबल्ड एज। उत्पादन रिपोर्ट की लागत का खंड जो विभिन्न उत्पादक भागों के माध्यम से इकाइयों के भौतिक प्रवाह को दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल, मात्रा अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 19 है एन इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज इंडिकेट दैट। माल सूची में वृद्धि क्या दर्शाता है? मोर मर्चेंटाइज वॉज परचेज्ड देन द अमाउंट सोल्ड टू कस्टमर। यानी कि ग्राहक को बेची गई राशि से अधिक माल को खरीदा गया है। लेस मर्चेंटाइज वॉज प्रोड्यूस्ड देन द सोल्ड टू द कस्टमर। कम माल खरीदा गया है जितना ग्राहक को बेचा गया। नॉट ऑल परचेजेज वर कैश। सभी खरीदारी नगद नहीं थी। कैश पेमेंट वर मोर देन द परचेजेज ऑन अकाउंट। नगद भुगतान खाते से अधिक खरीदारी है। तो ये क्या हो जाएगा? मोर मर्चेंटाइज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि ज़्यादा मर्चेंटाइज खरीदा गया है बल्कि कस्टमर को उतने अमाउंट में बेचा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल क्राइटेरिया यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। मूर्त संपत्ति और माल सूची के बीच में अंतर को किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं? उनके भी जो फिजिकल सब्सटेंस होते हैं उसके आधार पर देख सकते हैं। जैसे जो इन्वेंट्रीज होती हैं और टेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो टेंजिबल एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो जो उनके फिजिकल सब्सटेंसेज जो भौतिक पदार्थ हैं उनके आधार पर उनके बीच में अंतर स्पष्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड। इन्वेंट्री में क्या सम्मिलित नहीं होता है? मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड। यानी कि मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया है और अभी वो माल बेचा नहीं गया, टू बी सोल्ड है यानी कि फ्यूचर में बेचा जाएगा, तो ये इन्वेंट्री में सम्मिलित होगा। एसेट्स इंटेंटेड टू बी सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि सामान्य व्यवसाय में उसे बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया था, अभी बेचा नहीं गया है। इंटेंटेड मतलब अभी खरीदा गया है इस उद्देश्य से कि बेचा जाएगा। एसेट्स करेंटली इन प्रोडक्शन फॉर नॉर्मल सेल्स। यानी कि अभी ये WIP है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया और ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री में आती हैं। और ऑप्शन नंबर सी दिया है इक्विपमेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग आर सोल्ड। यानी कि वो सारा उत्पादन किया गया है और उसे बेच दिया गया है, तो जब बेच दिया गया है तो इन्वेंट्री का ये पार्ट नहीं है। इन्वेंट्री में वही रहेगा जो अभी बेचा नहीं गया है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो मेथड हैज़ ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। विशिष्ट लागत पहचान सूची लागत प्रवाह विधि में निम्नलिखित को छोड़कर सभी विशेषताएं होती हैं। इट आइडेंटिफाइज द कॉस्ट ऑफ ईच फिजिकल आइटम फॉर सेल विद आइदर द एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड।
It relates cost flow to the specific flow of physical good. It is especially applicable when the small and inexpensive items are handled in the quantities. It requires individual identification of items, some device like tags और serial numbers. तो ये क्या होता है? It relates to cost flow of the specific flow of physical goods. यानी कि सिर्फ भौतिक वस्तुओं से संबंधित नहीं होता है वो, या फिर तो इन्वेंट्री लास्ट में बची रहे उससे भी रिलेटेड होता है, या फिर हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक रखा रहे, वर्क इन प्रोग्रेस हो, कुछ ऐसे वस्तुएं भी हो सकती हैं जो इनएक्सपेंसिव है लेकिन कंपनी के लिए यूज़फुल हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्वेंट्री में होती हैं। सिर्फ फिजिकल गुड्स के लिए जो स्पेसिफिक फ्लो होता है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेल रेवेन्यू आर यूजली कंसिडर्ड अर्न व्हेन। बिक्री राजस्व को आमतौर पर कब अर्जित माना जाता है? तो जब गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेलर से बायर की तरफ, तो उस समय पे सेल्स रेवेन्यू मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ रिटेल फर्म वुड नॉर्मली यूज़ एन इन्वेंट्री अकाउंट टाइटल्ड। एक खुदरा फर्म सामान्य रूप से शीर्षक वाले इन्वेंट्री खाते का उपयोग करेगी। तो ये है मर्चेंटाइज़ के लिए, अगर रिटेल फर्म है तो वो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री का प्रयोग करती है। उसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि बेचने के लिए जो उत्पाद प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हस्तांतरण मूल्य निर्धारण का वर्णन नहीं करता है? तो ये है आपका टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्ट फंक्शनलिटी एंड प्रोडक्ट कॉस्ट वाइल स्टिल सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स इज़ द डेफिनेशन ऑफ। ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करते हुए उत्पाद की कार्य क्षमता और उत्पाद लागत के बीच में व्यापार नापसंद को व्यवस्थित मूल्यांकन की परिभाषा को क्या कहते हैं? वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोडक्टिविटी इज़ द रेशियो बिटवीन इनपुट एंड। उत्पादकता इनपुट और किसके बीच का अनुपात होता है? तो ये होता है आपका आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द एसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ TOC इज़ दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन। TOC की आवश्यक अवधारणा में ये बताता है कि प्रत्येक संगठन में कम से कम क्या होना चाहिए? तो कुछ कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि कुछ बाधाएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, और डैश इज़ एनी फैक्टर दैट लिमिट्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम गेटिंग मोर ऑफ व्हाट इट स्ट्राइव्स फॉर। एक डैश कोई भी कारक है जो संगठन को कुछ भी प्रयास करता है और उसे अधिक प्राप्त करने के लिए रोकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबंध या कांस्टेंट बोलते हैं, जो TOC टेक्निक के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लीन मैनेजमेंट हैज़ बिन डेवलप्ड विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग डैश एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस टू द कस्टमर। यानी कि लीन मैनेजमेंट का प्रयोग किसको कम करने के लिए और कस्टमर के लिए प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो प्रोसेस वेस्ट जितना होता है उसको कम करने के लिए लीन मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रक्रिया में जो वेस्टेज आते हैं उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ डैश इज़ द सीक्वेंस ऑफ फेजेज दैट अ प्रोजेक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंटेंशन टू इट्स क्लोजर। एक डैश चरणों का क्रम है जो एक परियोजन के शुरू होने से लेकर उसके बंद होने तक किया जाता है। तो ये है आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज़ विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेट्स देम टू एन एनालिसिस ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डैश एक संगठन के भीतर और उसके आसपास की गतिविधियों का वर्णन करता है और उन्हें संगठन की प्रतिस्पर्धी शक्तियों के विश्लेषण से संबंधित करता है। तो ये है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश इज़ रेफर्ड टू एज कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कॉस्टिंग। निरंतर सुधार लागत को कौन संदर्भित करता है? तो ये है काइजेन कॉस्टिंग। अगर क्वेश्चन में ऐसे मिलता जुलता भी ऐसे पूछता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना, ये तो सीधा सीधा हो गया। इसकी जगह पे कुछ और पूछ सकता है कि सुधार किससे संबंधित है या फिर किस में फोकस किया जाता है कि इंप्रूवमेंट किया जाए। तो ये सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं काइजेन कॉस्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, काइजन इज़ अ मेथड एम्ड एट डैश रिडक्शन बिलो स्टैंडर्ड लेवल बट विदाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी, स्टाफ, सेफ्टी और एक्सेट्रा। काइजन मेथड किस चीज़ को रिड्यूस करने की बात करता है? एक स्टैंडर्ड लेवल से, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी, जो भी गुणवत्ता है, चाहे कर्मचारी हो गए चाहे सुरक्षा हो गए, इन पे बिना किसी नकारात्मक प्रभाव को डाले हुए। तो ये है कॉस्ट को कम करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ टेक्निक दैट एम्स टू मैनेज द प्रोडक्ट कॉस्ट थ्रू आउट द डिज़ाइन स्टेज। डैश को एक ऐसी तकनीक के रूप में पेश किया गया है जिसका उद्देश्य पूरे डिज़ाइन चरण में उत्पादन लागत का प्रबंध करने के लिए किया जाता है। तो ये है आपका टारगेट कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, टारगेट कॉस्टिंग इज अ डैश कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी इन विच द सेलिंग प्राइस, द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन आर यूज टू डिटरमिन द अलाउेबल कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। टारगेट कॉस्टिंग एक डैश कॉस्टिंग पद्धति है जिसमें बिक्री मूल्य और आवश्यक लाभ मार्जिन का उपयोग करके नए या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के निर्माण के लिए स्वीकार लागत पर निर्धारित किया जाता है। तो ये है आपका रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश कॉस्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज डिलेड कॉस्टिंग। किस लागत निर्धारण को विलंबित लागत भी कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं बैक फ्लश।
क्वेश्चन नंबर 38 है बैक फ्लश कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड दैट रिकॉर्ड कॉस्ट आफ्टर अ गुड इज सोल्ड और अ सर्विस। बैक फ्लश कॉस्टिंग का ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि किस प्रकार की कॉस्टिंग होती है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट बना लिया गया है, उसे बेच दिया गया है या सर्विस को बेच दिया गया है, उसके बाद लागत को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जब भी सर्विस या प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसको बेच दिया जाता है, उसके बाद बैक फ्लश कॉस्टिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है डैश मीन्स चेंज फॉर द बेटर, किसका अर्थ होता है बेहतर के लिए बदलाव करना। तो ये है आपका काइजन कॉस्टिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 है TOC स्टैंड फॉर, TOC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, यानी कि प्रतिबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 41 है TQM स्टैंड फॉर, TQM का फुल फॉर्म क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 42 है इन जस्ट इन टाइम सिस्टम, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी उस समय पे इन्वेंट्री को लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, देयर इज़ नो डिले, यानी कि जब विलम्ब नहीं होगा, प्रोडक्शन हो रहा है और उस समय पे अगर रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो उसके जस्ट पहले जस्ट इन टाइम, इसका सिस्टम का मतलब यही है कि जैसे ही रॉ मटेरियल ख़त्म होने वाला है उस समय पे उसको खरीद लिया जाए, तो कोई डिले ना हो। उसके साथ साथ परिवहन समय भी संतुलित रहे, यानी कि एक्यूरेट पता रहे कि अगर दो हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट आ जाने वाला है, रॉ मटेरियल मिल जाने वाला है, तो उसके जस्ट दो हफ्ते पहले ही ऑर्डर किया जाएगा और उस कन्वीनियंस टाइम को बैलेंस करके रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है इन जस्ट इन टाइम द वेंडर इज़ टू बी व्यूड बाय द कंपनी एज, जस्ट इन टाइम में विक्रेता को कंपनी किसके रूप में देखती है, तो उसे पार्टनर के रूप में देखती है वो। क्वेश्चन नंबर 44 है जस्ट इन टाइम क्या है, तो ये एक तरीके का सिंगल यूनिट प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, MRP इज़ डिफरेंट फ्रॉम JIT इन टर्म्स ऑफ, तो ये इन्वेंट्री, क्वालिटी और ह्यूमन ओरिएंटेशन, इन तीनों के बेस पर ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।